अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट के 2 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज मुस्ताफी हो चुके हैं। मुस्ताफी होने वाले ये जजेस क्या सोच रहे हैं और मजीद कितने जजेस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे सकते हैं, इस बारे में क्या सराहियां और चमगोइयां जारी हैं। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वुज़रा की जानिब से मुसलसल 27वीं आईनी तरमीम का दिफा करते हुए मुस्ताफी जजेस पर तनकीद का सिलसिला जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने आज इस हवाले से कहा है कि ये जो इस्तीफे दे रहे हैं ये सियासी इस्तीफे हैं, ये बहुत जानिबदार रहे हैं। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है, जजेस आइन का हल्फ उठाते हैं, जजेस सियासी पार्टी नहीं होते। इसके अलावा आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम को ऐवान सदर की तकरीब में पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। शाह अब्दुल्ला के इस दौरे को पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। जबकि अहम बात यह है कि कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में अमन मंसूबे से मुतल्लिक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश किए जाने का इम्कान है, जिसके बारे में पहले ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि रूस और चीन इस करारदाद को वीटो कर सकते हैं। मगर अब फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने खबर दी है कि इस बात का कभी इम्कान है कि दोनों ममालिक इस करारदाद को वीटो करने के बजाय वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अहम बात यह कि अमरीका इस करारदाद के जरिए गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती को अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती दिलवाना चाहता है और इस करारदाद की पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत 8 मुस्लिम ममालिक हिमायत कर चुके हैं। इन तमाम मामलात पर और दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने। तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 27वीं तरमीम पास हो गई, आप लोगों ने कहा कि इससे अदलिया मजबूत होगी, जुडिशरी मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद से हम देख चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, सीनियर जजेस ने इस्तीफा दिया है। आपको लग रहा है इससे अदलिया जो है आज़ाद हुई है, मजीद मजबूत हुई है या मजीद डिवाइड होगी? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या कोई अदलिया बचाओ तहरीक शुरू हो सकती है, आइन बचाओ तहरीक शुरू हो सकती है, इस पर अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। मैं तो बड़ी बाहर होके आया हूँ। मैं उस दिन मैच पे भी गया हुआ था। लोगों को तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ा और अवाम के अंदर बिल्कुल इसके अंदर कोई तजब्जुब नहीं है और किसी किस्म की कोई इस्तराब नहीं है कि जी 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से और 1 जज ने जो है लाहौर हाई कोर्ट से रिजाइन कर दिया। बड़ी पीसफुल ट्रांजिशन हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस दिन ओथ लिया है और उनके साथी जजेस वहां मौजूद थे, सीनियर वकला वहां मौजूद थे। मैं उस हॉल में था, मैं आपको थोड़ा मंजर एक्सप्लेन कर देता हूं। एहसन भूंग साहब जो सरबराह इंडिपेंडेंट ग्रुप के, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान और सीनियर ओहदेदारान बार के तमाम वहां मौजूद थे, इलेक्टेड बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए, मेरे नजदीक ना तो वकला के अंदर इस पर कोई एजिटेशन है, ना अवाम को कोई सरोकार है। हाँ, बिल्कुल एक आप प्लेइंग टू द गैलरी जरूर कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड नजर आता है उस खत के अंदर भी, उस शायरी के अंदर भी, कि एक पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड जरूर है। इसके अंदर ऑप्टिक्स के लिए इसको पहले लीक किया गया और ये लीक करने की भी रिवायत मुझे समझ नहीं आती। लेटर लिखना है, आप लिखें, मगर उस लेटर को लीक करके प्रेस के अंदर सहाफियों को कहना कि इसको जरा थोड़ा उठाओ। देखिए, पार्लियामान का एक इख्तियार था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक 27वीं आईनी तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाले मामले के हवाले से एक डिमांड मौजूद थी। कई दहाइयां, 2 दहाइयों से इस पर डिबेट जारी थी। 2 पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में इसको डिक्लेयर किया था, उस पर अमल दरामद किया गया है। और क्या पार्लियामान को आइन के अंदर तरमीम का इख्तियार है? बिल्कुल है। क्या इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई? बिल्कुल हुई। क्या मशावरत हुई? बिल्कुल हुई। क्या मेजॉरिटी ऑफ जुडिशरी ने इसको एक्सेप्ट किया? बिल्कुल किया। क्या वकला ने इसको एक्सेप्ट किया? बिल्कुल किया। तो ये ऑप्टिक्स और प्लेइंग टू द गैलरी और पॉलिटिसाइज करना इस प्रोसेस को, वो उनकी अपनी मर्जी है, इस पे मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन ये बताइएगा तारर साहब, आप कह रहे हैं प्लेइंग टू द गैलरी या ऑप्टिक्स या सियासी इस्तीफे, लेकिन ये वो जजेस हैं जिनकी चलें दूसरे तो छोड़ें, लेकिन आपकी हुकूमत या आपकी हुकूमती रहनुमा एक नहीं कई मौक़ों पर तारीफ कर चुके हैं। 2-3 आपको मैं वाकयात बता देता हूं। जब 2 सूबों में इलेक्शन का वक्त था और उस वक्त एक डिबेट छिड़ी कि क्या 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नाम लेकर आप लोगों ने तारीफ की। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, अतहर मिनुल्लाह की इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे खुल गई, रात गए, पीटीआई ने बड़ी तनकीद की, आप लोगों ने बड़ी उनकी वाहवाह की। तो कई ऐसे फैसले हैं और खासतौर पर जब आप लोग आके एक सियासी तकरीरें करते थे कि लाइक माइंडेड जजेस बनते हैं, एक जैसा बेंच बनता है, उस पर यही जजेस उनके खिलाफ खत लिखते थे, उनके खिलाफ बात करते थे। तो ये आप तो बड़ी तारीफें करते रहे इन जजेस की। देखिए, तर्ज अमल ये रहा है कि बाकायदा तौर पे
26वीं आईनी तरमीम की दफा भी इन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। तो एक जज जो आइन के ताबे है वो पार्लियामान को ये कह रहा है कि हम आपके स्टांस को नहीं मानते, आपका स्टांस ठीक नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की और पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी की और आइन की हुक्मरानी की समझ इतनी कमजोर हो गई है कि हम उस पर इतराज कर रहे हैं। देखें, इन्होंने बात की आइन के खिलाफ, मैं इनके खिलाफ आज बात कर रहा हूं, कल को आप करेंगे मैं आपके खिलाफ भी बात करूंगा। आइन के खिलाफ जो बंदा ओपनली आके आइन के ताबे होते हुए तनकीद कर रहा है, तो ये तो मेरा राइट है। माजी में ठीक है, उसने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, मेरे भी बहुत सारे काम आपको पसंद होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। आप कहेंगे जी फलां काम आपने अच्छा किया, इस काम से मैं अग्री नहीं करता। तो देखिए, मैं कोई, मेरे ऊपर किसी का कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि मैं उसकी तारीफ ही करता रहूं। ठीक है, अच्छे काम भी किए होंगे आप ये कह रहे हैं जिंदगी में, कि उसकी पॉइंट ऑफ व्यू तारीफ पे तो करनी तनकीद चाहिए। हो सकती है, लेकिन आप तो इससे बढ़ के कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि सियासी इस्तीफा है और जानिबदारी है, इस तरह के ऐसे एलिगेशन नहीं कह लगाना रहा, या देखिए। पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। नहीं, देखिए, मेरी मेरी सिर्फ गुजारिश ये है और अदब के साथ गुजारिश है कि आइन के ताबे होते हुए, आइन के एक आइनी इदारे के मेंबर होते हुए, एक दूसरे आइनी इदारे को जिसके पास इख्तियार है आइन में तरामीम का, उस पर तनकीद करना जायज नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। देखिए, बड़े बड़े ग्रेसफुली लोग घर गए हैं और कई जजेस ने अपनी पोजीशन छोड़ के रिजाइन किया है, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हुए किया है, मगर उन्होंने लेटर्स लीक नहीं किए, साफियों को नहीं कहा इसको उठाओ, ट्वीट्स नहीं करवाई हैं, उसके ऊपर शेरो शायरी नहीं की। मतलब हम बड़े लोगों को जानते हैं जिनका कई दफा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो घर चले गए, खामोशी से चले गए। लेकिन इनकी इनकी मगर तनकीद प्लेन जो है है अता तो है। साहब, वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आईनी अदालतों की जरूरत इस मुल्क में इसलिए नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी करने का इख्तियार था, और ये बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी है। नहीं लेकिन नहीं, कोई जी लीगल, देखिए, मुझे एक बात बताएं। जी आपका एक इख्तियार है कि आप अपने शो का फॉर्मेट तब्दील कर सकते हैं, और कल को कोई कहे जी आपका साथ वाला प्रोड्यूसर आ जाएगी, मैं भी प्रोड्यूसर हूं, मैं नहीं समझता कि आप ये कर सकते हैं। देखिए, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप मानते हैं पार्लियामान बालादस्त है, पार्लियामान को इख्तियार है आइन में तरमीम का, पार्लियामान ये कर सकता है। डिबेट चल रही थी, मुल्क की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड किया इसको करना है, तो भाई आप ना माने, तो ये तो पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड है ना अता कि साहब, आप इस पे पार्लियामान को जुडिशरी डिसाइड से मानने को तैयार कोई नहीं है। बातचीत हुई थी, इस पे जुडिशरी से कोई मुशावरत हुई थी कि ये करने जा रहे हैं और क्या ये अदलिया के निजाम के लिए दुरुस्त होगा या गलत होगा, ऐसी कोई डिस्कशन हुई आप लोगों की? नहीं, देखिए, ये नहीं हुई, क्योंकि देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने, नवाज शरीफ साहब ने, असफंद यार वली साहब ने, दीगर जोमा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक मेन टेनेट इसको रखा था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तहैया किया था, और देर आए दुरुस्त आए इस पर डिबेट चलती रही है। और एक देखिए, उस साइल की तो कोई बात नहीं करता ना। काश लेटर में लिखा होता कि जिन साइलिन को 25-25 साल वेट करना पड़ता है क्योंकि उनके केसेस लाइन में लगे होते हैं, उनकी बारी नहीं आती, एक बंदा केस दायर करता है, उसका पोता फैसला सुनने जाता है, तो उन साइलिन का फायदा किस चीज में, इस पे कोई बात नहीं करेगा। मगर एक वो बागियाना कलाम और उस पे फिर कहना कि जी हम डट गए, खड़े हो गए, ये क्या खड़ा होना है? एक आदमी जिसका मतलब 25-25 30-30 साल लोगों को इंसाफ के उसूल में लग जाते हैं, अब आईनी मामला जिन पे 50% वक्त अदालत का सर्फ होता था वो अलहदा हो गया, और एक पाकिस्तानी शहरी, उसको अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसका क्विक डिस्पोजल होगा केसेस का। तो ये लेकिन एक आम शहरी का मुकदमा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंचता ना, पहले सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां से होता हुआ है। जब आप लोगों ने 26वीं तरमीम की थी, उस वक्त आजम रजीक तारा साहब ने कहा था कि ये हमने कर दिया है 26वीं तरमीम, अब हमारा सारा फोकस लोअर कोर्ट्स पर होगा कि वहां पर भी हम जो है ऐसे फैसले करें कि लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन एक साल में कुछ नहीं हुआ उस हवाले से। नहीं, देखिए, मेरी बेसिक ट्रेनिंग एज ए लॉयर है, मेरी बेसिक डिग्री लॉ की है, मुझे पता है कि कितने आम आदमी हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अभी एक केस पीछे मैंने देखा, 3 बेटियों ने वालिद के खिलाफ एक केस किया था, 15 साल से पेंडिंग था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी का केस जाता है, इवेंचुअली वो वहीं स्टेप का बाय दरवाजा स्टेप जाता है, खटखटाता डायरेक्ट तो वो अपील में ही जाएगा ना। लेकिन जो नहीं, 22 लाख obviously केसेस step by नीचे step पड़े हुए जाता उनका है, क्या step by करेंगे? step जाता है। मगर आईनी मामला तो नहीं जाते ना लोअर कोर्ट में। ये तो नहीं होता कि आप सेशन जज को कहें कि जी आइन की तशरीह करो। जिस कोर्ट में आम आदमी के भी केसेस हैं और जिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी हैं, वहां पे बाइफर्केशन करके आम आदमी को एक्सेस दी गई है कि तुम्हारा केस जल्दी डिसाइड होगा, आईनी मामला के लिए अलग अदालत है। 27वीं तरमीम के हवाले से ये भी बताइएगा कि इसमें जो पीपल्स पार्टी का एक प्रपोजल आया, उसमें फिर उन्होंने ये भी शामिल किया कि जो प्रेसिडेंट है उनको वैसे तो टिल द टाइम ही सर्विंग द ऑफिस उनको इम्यूनिटी होती है, लेकिन अब लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी दे दी है।
इसकी कोई रैशनल या लॉजिक है, या सिर्फ नेगोशिएशन के लिए और कुछ लो और कुछ दो पे ये समझौता हुआ आखिर में? देखिए, पूरी दुनिया में जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, हेड ऑफ स्टेट होता है, उसको ये इम्यूनिटी मैसर होती है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी है। तो एक अनोमली थी, उसको ठीक किया गया। मैं नहीं समझता कोई हर्ज है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेहतर समझा, उन्होंने नहीं ली। उन्होंने कहा जी मैं अकाउंटेबल हूँ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड बिफोर द पीपल, एंड मैं लेकिन दुनिया में कितनी मिसालें मिलती हैं अता साहब के लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो इवन आफ्टर यू सर्व योर टर्म? ममालिक में है, बहुत सारे ममालिक में है और एग्जिस्ट करती है, और मैं आपको पूरी उसकी लिस्ट भी फराहम कर सकता हूं। बट एक एग्जांपल मौजूद है पूरी दुनिया में कि ये इम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है। मुझे तो रोज आके ये मेहमान बताते हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन कोई नाम नहीं लेता, इसलिए मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। प्यूटन साहब का अलबत्ता मुझे मिल गया था 2020-21 में, उन्होंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी ली थी। बट आई डोंट थिंक सो मुल्क में कोई अपने आप को कंपेयर करना चाहेगा प्रेसिडेंट प्यूटन से ना। नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूं कि देखिए ये आपकी अपनी जजमेंट कॉल है। बिल्कुल लोग लेते हैं। पुतिन साहब के भी पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं समझता हूं कि वो बड़े प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा काम किया अपने लोगों के लिए। तो मुझे भी इसमें कोई हर्ज नजर आता। और अगर हमारे प्रेसिडेंट ने भी लिया है, उनकी अपनी चॉइस है, बट उसका रैशनल और लॉजिक मौजूद है। ताल्लुक अच्छे होंगे प्रेसिडेंट प्यूटन से। मैं तो इस हवाले से बात कर रहा हूं कि ऑब्वियसली उनका एक डिक्टेटर माइंडसेट जो है वो है, और एक अरसे से है हमारे यहाँ। तो आपको पता है कि इलेक्शंस होना, और मैं तो ये नहीं कह सकता, हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है उस मुल्क के साथ, तो इट्स नॉट माय प्लेस टू कमेंट ऑन दीस थिंग्स। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक सियासी शख्सियत भी तो होती है ना। अभी पीपल्स पार्टी पी के सदर भी हैं आसिफ जरदारी साहब, पहले भी सदर थे, उसके बाद भी इलेक्शन भी लड़े, तो एक सियासी शख्सियत होती है। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे, वो भी एक सियासी शख्सियत थे, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। तो क्या उनके लिए भी इम्यूनिटी होनी चाहिए फॉर लाइफ? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं कि अगर इसका रैशनल मौजूद है, दुनिया के ममालिक में ये मौजूद है, सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के प्रेसिडेंट साहब, तो अगर उन्होंने लिया है, बिल्कुल उनके पास ये रीजन और लॉजिक मौजूद होगी। और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने बेहतर समझा कि मैं अब जवाब दूं लोगों के सामने, तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। और एनएफसी के हवाले से बताइएगा, अब तो समझौता नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने देखा है कि जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर में बड़े चेंजेस हुए, जुडिशरी हो, आर्मी एक्ट हो, तो क्या अब गवर्नेंस और जो फॉर्मूला है एनएफसी का, फाइनेंशियल फॉर्मूला, उसमें भी कोई तब्दीली होगी आगे जाकर? देखिए, मैं समझता हूं कि एक ऑनगोइंग डिबेट मुख्तलिफ इश्यूज पे रहती है जी, और लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से एक ऑनगोइंग बहस रहती है, एजुकेशन पॉपुलेशन के हवाले से एक बहस जो है वो अक्सर रहती है, और ये कुछ मामलात हैं जो डिस्कशन में रहते हैं हमेशा। तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर थिंग्स टर्न आउट इन द नियर फ्यूचर। बट एक ऑब्वियसली उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पीच की, और उन्होंने एमक्यूएम के हवाले से लोकल गवर्नमेंट का कहा कि इस पर मजीद बहस होनी चाहिए, और एनएफसी के हवाले से भी बहस होनी चाहिए। एक डिबेट है, ऑनगोइंग डिबेट होती रहती है, मगर प्रोविंसेस को मजबूत करना, प्रोविंसेस का रिश्ता जो है वफाक से, उसको मजबूत करना, सही, ये भी मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। तारा साहब, कुछ और इश्यूज पे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में नाज़रीन पहले, और फिर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से एक और खबर पिछले 2-3 दिन से गर्दिश करी, क्योंकि उस पर तलाल चौधरी साहब ने भी बात की, और लोकल इंतजामिया जो है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी बात की कि एक तो गाड़ियों पे ई टैग और एम टैग की ज़रूरत है ताकि गाड़ियों को मॉनिटर किया जा सके। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनको एक ऐप फराहम में वो अपना डेटा पुट करें, और अगर नहीं करेंगे फिर इंतजामिया आपके घर पर आएगी और आपसे डेटा हासिल करेगी, और अगर आप नहीं देंगे तो फोर्सिबली भी वो करेगी। इस पर फ्लोर ऑफ द हाउस पलवशा खान साहबा ने कुछ बात की थी, मैं चाहूंगा जरा सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनके कुछ कंसर्न्स हैं इसको लेकर, और शायद ये बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हों। आगे आपके हमारे सबके जो भी कवायद है वो 500-500 रुपए पे डाक वेब पे बिके हैं, समेत जो हमारे पीटीए के चेयरमैन हैं उनका भी बिका हुआ है, वहां पड़ा हुआ है। किस कानून के तहत आप लोगों के घरों पे बैले देके उन्हें हरासा करेंगे और फोर्सिबली आप उनसे जो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ये लेंगे, और वो कल डार्क वेब पे 100 रुपए का बिकेगा, और कोई जुर्रती कातिल मेरे आपके किसी के घर आना चाहे तो उसे कौन रोकेगा? कोई किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेना चाहे उसे कौन रोकेगा? कैसे कोई अफसर ये कह सकता है एक शहरियों को कि अगर आपने ना किया तो हम आपके घर के अंदर घुसेंगे? वो आपकी जगह जगह मॉनिटरिंग करेगा, जगह जगह जहां जहां आपकी गाड़ी जाएगी, समेत आप सब मेंबरान के, कि अगर ना आपके शहरी इस पर राजी हुए तो हम उनके घर के अंदर घुसेंगे। तारा साहब, सबसे पहले तो आमतौर पर सेंसस के वक्त लोग आते हैं, लोग अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा कानून है जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है शहरियों से?
देखिए, सबसे पहली बात यह है, दुनिया में कई ममालिक हैं जिन्होंने टेररिज्म को डिफीट किया। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द कोर प्रॉब्लम इज। जी। कोर प्रॉब्लम यह है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आती हैं, उसमें सुसाइड बमर आता है, कचहरी के बाहर फाड़ता है, 12 शहरियों को शहीद करता है, और हम पार्लियामान के अंदर बहस करते हैं कि हमें डेटा शेयरिंग जो है वो नहीं करनी है। देखिए, LTTE, लिबरेशन ऑफ द तमिल टाइगर्स ऑफ ईलम इन श्रीलंका ने ओवरकम किया, मेजर्स लिए, उन्होंने अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया। हर चौथे दिन वहां पे सुसाइड ब्लास्ट होता था। देखिए, इस मुल्क में अब सेफ सिटीज भी लगे हैं, अब फेशियल रिकग्निशन भी है, कोई भी कहीं जा रहा हो, कैमरा लगा हुआ है, आइडेंटिफाई करना आसान होता है। दुनिया के महज़िब ममालिक के अंदर आप जितने क्राइम डिटेक्ट होते हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, बीजिंग में, वो सारे किस चीज से होते हैं? वो सेफ सिटी कैमरास के थ्रू होते हैं। बैक ट्रैक किया जाता है, देखा जाता है कहां जुर्म सरजद हुआ, किससे हुआ। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ गाड़ियों के ऊपर एम टैग हो, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हो, बल्कि देखिए रेंट एक्ट है, उसके तहत आपको तफसीलात देनी होती है। आज तक हमारे मुल्क में रेंट एक्ट के तहत कोई भी लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट का डेटा जमा नहीं कराता है। इट्स एन ऑब्लिगेशन कि आपने थाने के अंदर वो सारी तफसीलात जमा करानी है। ये टाइम आ गया है कि हम ये मेजर्स लें अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपने प्यारों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। टाइम आएगा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्द आएगा। मेरे सवाल ये था जो पलवश साहिबा ने भी किया कि क्या कोई कानून है, किस कानून के तहत है? तो इज देयर एनी लॉ? कोई शहरी मना कर दे कि मैं नहीं करने दूंगा, तो फिर फोर्सिबली अंदर जाके आप डेटा इकट्ठा करेंगे, या उसका राइट है कि कानून नहीं तो इनकार कर दे आपको? फिर ये देखिए, जो सबऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन होती है उसके तहत ना सिर्फ पुलिस को ये इख्तियार दिया जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन में क्या अमर माने हैं? मुझे तो पलवाशा साहिबा का आर्गुमेंट समझ नहीं आया कि गाड़ी रजिस्टर करवाना या जहां आप रह रहे हैं उस चीज को रजिस्टर करवाना, उसमें क्या हर्ज है? और वो जरूरी इसलिए है कि ये दहशतगर्द कहीं पनाह लेते हैं, वहां से निकलते हैं और बाहर जाके धमाका कर देते हैं। तो देखिए, ये नहीं, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ये अहम है ना कि देखिए, ये डेटा अगर लीक हुआ, अभी तक तो डेटा आपको पता है ना, जैसे नादरा का भी डेटा पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता। अगर किसी का सेंसस का डेटा है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर डेटा लीक होता है ऐप के थ्रू या दूसरे स्टाफ के थ्रू, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? वो कह रही है खवातीन किसी घर में रहती हैं, कल को कोई डाकू आ गया, कुछ और वाकया होगा, तो क्या हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी? मेरी यार सुने ना जी, देखिए, पहली बात तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है डेटा प्रोटेक्शन की, वो नादरा का हो, वो FBR का हो, वो ये वाला डेटा हो, ये जिम्मेदारी है। मगर जो सहाफियों के नाम और एड्रेस लिख के, उनके बच्चों के नाम लिख के तरीके इंसाफ वाले या बाकी लोग सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि इसको मार दो, इसका बेटा क्रिकेट खेलने गया हुआ है फलां जगह पे, ये फलां साफीवार, ये मुजम्मिल साहब थे एक्सप्रेस टीवी के, उनके घर के अंदर छलांग मार के उन्हें कत्ल की धमकियां दी। तो शाहजेब साहब के साथ हुआ, जो शाहजेब साहब के साथ हुआ, देखिए हाईली कंडेमेबल। एंड मैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट आपको श्योर करवाता हूं, एनाब के शो के तवज्जुह से शाहजेब साहब को हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदमी था। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको को कैमरा ऑन करके हरास करना शुरू कर। बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है, बहुत ही बुरा रवैया होगा। जी, दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये बड़ा बुरा रवैया है, हाईली कंडेमेबल है। इसके साथ साथ लोगों के एड्रेस वैसे ले लेते हैं कि जी कहीं से इदारे से पता करा लिया, जो ये चैनल से पता करा लिया, कहीं से पता करा लिया, और वहां पे लिख दिया कि जी फलां का बेटा फलां जगह पे रहता है, फलां शख्स फलां जगह पे रहता है। देखिए, ये डेटा प्रोटेक्शन ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। नहीं, और गाड़ी के जो एम टैग है, क्या वो भी उसी वक्त मॉनिटर होगा जब आप टोल प्लाजा से क्रॉस कर रहे होंगे, सिटी में आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, या वो 24 घंटे गाड़ी इस्लामाबाद के अंदर भी होगी तो भी उसकी सर्वेलेंस होती रहेगी? ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है ना। देखिए, 24 घंटे तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना। देयर आर पॉइंट्स जहां पे सेफ सिटी कैमरास लगे हैं, गाड़ी आइडेंटिफाई होगी। अब देखिए ना, 25 गाड़ियां जा रही हैं और सेफ सिटी के आप पॉइंट से गुजरते हैं, लेट्स सपोज आप मैरियट वाले चौक से गुजरे इस्लामाबाद में, 25 गाड़ियां आइडेंटिफाई हो रही हैं कि जी ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी, एक गाड़ी नहीं हो रही। वहां से वायरलेस होगी पुलिस को कि ये एक गाड़ी अनआइडेंटिफाइड है, इसको चेक करें, ये सस्पिशियस है। ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट हैं, इनके हैंडलर्स हैं, इनको बकायदा तौर पे आइडेंटिफाई करके इनका खात्मा किया जाए ताकि हम सेफली फिर सकें अपने शहरों के अंदर, अपनी शहरियों की जिंदगियों को आसान बनाएं। सही है। इसमें एक मामला ये भी है, अगर आपने देखा हो 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना का पहला इजलास हुआ था, उसमें एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशंस को उन्होंने ख़त्म किया है। उससे पहले उनकी पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर की थी, फिर जिरगा हुआ, जिरगे में ये फैसला हुआ कि जो भी सूबाई असम्बली ने करारदादें मंजूर की हैं कवानीन के हवाले से, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
अब क्या होगा, क्योंकि इसके बाद तो जो एक इख्तियार था अभी तक, तो क्योंकि वो मामला एक स्टे पर है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो चलता रहेगा, लेकिन पॉलिसी तौर पे हुकूमत ने उनको ये फैसला किया कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर उसको खत्म किया जाएगा। देखिए बात यह है कि ऑब्जेक्टिव है दहशतगर्दी का खात्मा, और देखिए फेडरल लॉज हैं कुछ जो फेडरल फोर्सेस को ये अथॉरिटी देते हैं टू ऑपरेट इन सर्टेन एरियाज। अब अगर ये इस पे नहीं आते और ये कोई अपनी तरमीम करने की कोशिश करते हैं, कल को खुदा न खास्ता हालात खराब हुए और कुछ एरियाज में दहशतगर्दी ज्यादा फैली तो ये किसको आवाज देंगे? ये सूबाई गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि वो इस तरह के लॉज पास करके पॉलिटिकल मैसेज दे। काम क्या था? सीटीडी फोर्स खड़ी करें, सेफ सिटी के सिस्टम बनाएं अपने शहरों में, अपनी पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग दें, फोरेंसिक लैब बनाएं, और स्टेट को वहां पे आप अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इनेबल करें कि स्मगलिंग बंद हो, इलीगल स्पेक्ट्रम बंद हो, टोबैको माफिया, ऑयल माफिया, टिम्बर माफिया, आपकी ओपीएम ड्रग्स, ये सारी चीजें बंद हों। अब मसला ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और है। अब ये लीगल बहस है, लीगल मामला, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अगर केपीके की शहरियों की सेफ्टी को इंश्योर करना, उनको आसान बनाना, महफूज करना, ये पूरी रियासत की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तो है ही है। हम तो बार बार उन्हें कह रहे हैं कि ये मिलजुल के काम होगा। लेकिन जिस जिरगे में ये फैसला हुआ उसमें नून लीग के लोग भी थे, दीगर पार्टीज के भी थे, और उन्होंने ये वहां पे इत्तेफाक किया इस बात के कि जो भी करारदाद मंजूर हुई है कौमी सूबाई असेंबली में, उस पर इत्तेफाक है और उसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए इस पे एक डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड है। ये मामला जाना चाहिए एक मुशावरती फोरम के ऊपर, और ये केपी गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस पे बातचीत होनी चाहिए, और उनको चाहिए कि ऑफिशियली ये डिसीजन लेके आए कि जिरगे में ये फैसला हुआ है, हमारा इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है, फेडरल गवर्नमेंट क्या सोचती है, और इस पे पार्लेज होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, उसके जरिए आगे चले। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि दहशतगर्दी का खात्मा और इसको काउंटर करना, टेररिज्म को, और अपने लोगों को महफूज बनाना, अपने शहरों को महफूज बनाना। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, आज एक इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट हो रहा है, एक्टिविटीज चल रही हैं, फुटबॉल टीम आई हुई है सीरिया की, अभी किंग ऑफ जॉर्डन यहां से गए हैं, एक इंटरनेशनल एक्टिविटी का हब बना हुआ है पाकिस्तान। तो इस सॉफ्ट इमेज को आगे लेकर चलना है मिलजुल के इंशाल्लाह। और ये बताइएगा कि किंग ऑफ जॉर्डन का जिक्र किया आपने, क्या फोर्सेस भेजना, जो स्टेबलाइजेशन फोर्सेस होंगी गजा में, उस हवाले से कोई बात हुई या उस हवाले से कोई मैसेज भी लेकर आए थे? देखिए उस हवाले से कोई ऐसी डिस्कशन मेरे सामने तो नहीं आई है, और उनका एक स्ट्रेटेजिक टाइज के हवाले से हमारा जॉर्डन के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। गजा की बात हुई और गजा के शहरियों की प्रोटेक्शन की बात हुई। कल पीएम साहब की जो प्रेस रिलीज निकली उसमें भी था कि गजा वालों को डिस्प्लेस हम नहीं होने देंगे, और जो 8 अरब इस्लामिक ममालिक हैं वो इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपस की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए। तो इट वॉज अ गुड विजिट, एक स्टेट विजिट था, बड़े अरसे से लॉन्ग ओवरड्यू था, और पाकिस्तान और उर्दन के टाइज बहुत बड़े हैं, आपस में हमारे बहुत सारी चीज़ों पे MOUs भी साइन हुए, कोऑपरेशन भी फर्दर बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल अतारस साहब, इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के दावों के साथ साथ माशी इस्लाहात के भी दावे किए जा रहे हैं, ताकि मुल्की मईशत में बूम एंड बस्ट साइकिल का खात्मा करके मुल्क को देर पा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। जिसके बाद हमें मैक्रो सतह पर तो माशी इस्तेकाम नजर आ रहा है, मगर हमेशा की तरह इस बार भी माशी इस्लाहात में सुस्त रवि नजर आ रही है, जिसमें सबसे अहम मामला टैक्स रिफॉर्म्स का है, जिसमें टैक्स बेस को वसी करके टैक्स नेट में इजाफा करना जरूरी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मईशत की डॉक्यूमेंटेशन है। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर कैशलेस इकॉनमी को मुल्क भर में फरोग देने के लिए 3 खसूसी कमेटियां कायम की गई थी, जिसका मकसद शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाने और डिजिटल सिस्टम के बारे में आगाही बढ़ाने समेत दीगर अमूर शामिल हैं। यानी मुल्की मईशत में शफाफियत लाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और डिजिटल लेन देन की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है, जो यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है। मगर टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम की एक्सपेंशन ना होना और इस वजह से इंटरनेट की सुस्त रवि इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि पाकिस्तान स्पेक्ट्रम की दौड़ में दुनिया से बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज की बैंड में काम करते हैं, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड में काम करते हैं। वफाकी हुकूमत पिछले कई माह से 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का दावा तो कर रही है, मगर यह मामला मुसलसल ताखीर का शिकार है।
पाकिस्तान में स्पेक्ट्रम में इजाफे और इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है? कैशलेस मईशत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी कितनी ज़रूरी है? इस समय दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जायज़ के CEO आमिर इब्राहिम ने। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। टेलको से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। इस इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है या होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन ज़रा एक मैक्रो व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि 25 करोड़ हमारी आबादी है, एक ह्यूज कंज्यूमर बेस है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 साल से ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यही सूरत हाल है, टेलको में भी यही है, और ओवरऑल आपका क्या व्यू है इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है? देखें, सर्टेनली ग्रोथ एट ए नेशनल लेवल चैलेंजिंग है। हमारी जो इस वक्त प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो अंडर 3% है और 2.5% के करीब तो हमारी आबादी बढ़ रही है। सो अगर हमने इकोनॉमी को आगे लेके चढ़ना है तो वी नीड एटलीस्ट 5-6% ऑफ ग्रोथ, एंड दैट्स अ चैलेंज फॉर द इंटायर गवर्नमेंट एंड द कंट्री इटसेल्फ। इन द लास्ट 2 years स्टेबलाइजेशन हमें ज़रूर नज़र आई है। जो एक रैपिड डिक्लाइन नज़र आ रहा था, चाहे वो आप उसको करेंसी के लिहाज से देखें, इन्फ्लेशन के लिहाज से देखें या इंटरेस्ट रेट्स के लिहाज से देखें, वो स्टेबलाइज हो गया है। सो एक जो डिक्लाइन है उसको अरेस्ट कर दिया, लेकिन अब वहाँ से जो उठाने की ज़रूरत है ग्रोथ के एजेंडा के ऊपर जाने वाला, दैट इज़ स्टिल टू बी सीन। सो दैट इज़ सर्टेनली अ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। एक्सपोर्ट्स का बहुत इसमें बड़ा हाथ होता है। जिस तेज़ी से हम उम्मीद कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ रहे। इंपोर्ट्स हमारे उसी लेवल पे हैं तकरीबन, लेकिन ग्रोथ इज़ सर्टेनली अ चैलेंज। और क्या ये महसूस हो रहा है कि पिछले 2-3 साल में जो एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, उस वजह से कंज्यूमर्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है? उस वजह से शायद जो स्पेंडिंग उनकी पावर है वो कम हो गई है बहुत ज़्यादा? देखें, सर्टेनली, लेकिन मेरा ख्याल है, देखें, इन्फ्लेशन तो इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन के पहले क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है, तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो बढ़ने की स्पीड है वो रेस्ट हुई है। सो इट्स नॉट कि डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ गई है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी मतलब जिस तेज़ी से कम हो रही थी उस तेज़ी से कम नहीं हो रही, और उसका यकीनन एक इम्पैक्ट रहता है स्पेंडिंग के ऊपर। इस वक्त ऑब्वियसली जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कहा जाता है उसका साइज़ शायद 50-60% हो, और बाकी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड या ग्रे इकोनॉमी का साइज़ वो भी ऑलमोस्ट मोरलेस इतना ही है। और ये बहस रहती है कि जब तक आप इनको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तब तक आप शायद ब्रॉड बेस अपना ना कर सकें, टैक्स का जो बेस है उसको भी। और इस हवाले से जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें वो भी बहुत इस पर काम कर रहा है। जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, क्या इतना आसान है? क्योंकि मैं कुछ नंबर्स आपके सामने रखूँगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन इसमें क्या हम एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख रहे हैं ओवर द ईयर्स? देखें जी, ग्रोथ है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो हम कहते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 400 अरब रुपए डॉलर के करीब है। कई जगहों से हम ये सुनते हैं कि मे बी इट्स अबाउट $1 trillion। सो अ लॉट ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ अनडॉक्यूमेंटेड। और जब हम टैक्स टू GDP की भी रेशो करते हैं कि जी वो 10% है, अगर हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी ही बड़ी है तो असल महीनों में हमारी जो टैक्स टू GDP है वो शायद 5% के करीब है। सो और टैक्सेस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच यू एक्चुअली जनरेट इनकम फॉर द कंट्री। तो ये हमें ज़रूर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हम अपना टैक्स बेस जो है वो बढ़ा सकें। दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ सपोर्टिंग। प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी है कैशलेस इकोनॉमी के, आप उसका हिस्सा भी हैं? जी बिल्कुल। सो प्राइम मिनिस्टर को ये एक दफ़ा मशवरा दिया गया था कि जी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए हमें जो रिटेल सेक्टर के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 90 से 95% कैश के ऊपर होती हैं, और ये सबसे बड़ा एक सेक्टर है जिधर हमारी यहाँ स्पेंडिंग हो रही है। तो यहाँ हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तेज़ी से जाना पड़ता है। ही टुक नोटिस ऑफ दिस थिंग, ही इज़ फॉर्म्ड अ कमेटी ऑन डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस सोसाइटी, और बाकायदगी से उसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, FPR भी शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ IT, बैंक्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सारे मिलकर बैठते हैं, और उसके बड़े स्पेसिफिक टास्क्स दिए गए हैं कि अगले जून तक हमने कहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ऑब्वियसली वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंटेड पैसा है वही डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे। जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो तो उसमें आएंगे नहीं। तो व्हाट कम्स फर्स्ट, कि पहले आप उनको डिजिटल पेमेंट्स की तरफ लेकर आएँ या पहले जो उनका बिजनेस है उसको डॉक्यूमेंट करें? देखें, दिस इज़ अ चिकन एंड एग सिचुएशन। आहिस्ता आहिस्ता लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं बिकॉज उसमें कन्वीनियंस है। ठीक है, सो आप कन्वीनियंस की तरफ जाएंगे क्योंकि पैसा कैरी करने से बेहतर है कि अगर आपके फ़ोन के ऊपर ही आपका मोबाइल वॉलेट है,
आप उसके थ्रू एक कहीं भी जिधर QR कोड लगा हुआ है जैज़ कैश का या रास्त का, तो आप उधर जाके उस QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सहूलत की बात है क्योंकि आपको पैसा नहीं कैरी करना पड़ता। जो रिटेलर है, दुकानदार है, वो भी अपने सप्लायर को आगे पैसे इसी तरह आसानी से भेज सकता है एंड द मनी फ्लोज ऑल अक्रॉस द कंट्री विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। सो ये एक सहूलत है, कन्वीनियंस है, जो मेरा ख्याल है जिसको रोका नहीं जा सकता, इसको एक्सेलरेट किया जा सकता है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स थे बहुत ही मेरे लिए हैरानकुन है, जिसमें एक तो ये कहा गया था कि जो 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैं उसकी वर्थ है 612 ट्रिलियन। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसमें ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस की भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं वो लोग कि 88% जो रिटेल ट्रांजैक्शंस थी इन FY25 वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू हुई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जैसे आप कह रहे हैं 90 to 95% कैश ट्रांजैक्शंस हैं, तो स्टेट बैंक का डेटा क्यों शो करता है कि 88% जो है वो डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं रिटेल सेक्टर में? आई थिंक इसमें शायद कोई डेफिनेशन का मसला होएगा, क्योंकि रिटेल लेवल पे हम देखते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, अभी पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 लाख ऐसी जगह हैं जिधर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक्सेप्टेंस मशीन्स हैं, उनको पॉस मशीन्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। मज़ीद कोई 6-6.5 लाख ऐसी जगह हैं जिधर QR कोड्स, रास्त के QR कोड्स लगे हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख के करीब स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको रिटेलर्स कह सकते हैं। तो अभी तक हम तकरीबन कोई 15% के करीब जो रिटेल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम डिजिटल सहूलत लेके गए हैं। सो आई थिंक कि अभी ये टाइम लगेगा बिफोर वी कैन एक्चुअली मूव टुवर्ड्स कैश। मुझे बताइए कि अगर हम इस डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क में इंटरनेट की सहूलत आपने बढ़ानी है, आपने लोगों तक एक्सेस पहुंचाना है, और इस मुल्क में इस वक्त इंटरनेट का बहुत ही बुरा हाल लगता है। स्पेशली डेटा जब आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो आपको एक कंटिन्यूसली प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही होती। इस्लामाबाद में भी आप देखते हैं व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे होते हैं, बीच में वो कनेक्टिंग पे चला जाता है। सबसे पहले तो बताइए ये क्या मामला है? अच्छा, इतनी आपका एक्सपीरियंस, आप ज़ाहिर बात अपने एक्सपीरियंस से बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी शहरों में रिलेटिवली ठीक है। फार फ्लंग एरियाज़ में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जैसी जगहों पे और कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में हमने तकरीबन 85% पॉपुलेशन को इंटरनेट से और टेलीकम्युनिकेशन से कवर किया गया। सो फार फ्लंग एरियाज़ में डेफिनेटली गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, जिधर आबादियाँ रिलेटिवली छोटी हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। शहरों में ऐसी तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए अनलेस के कोई डिग्रेडेशन है किसी वजह से, और चाहे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, अनलेस के कोई किसी एक साइट डाउन हुई हुई है, ऐसी ब्रेकेजेस जो हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिहाज से नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक चैलेंज हमें ज़रूर है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, आप इस तरह समझ लें कि ये एक हाईवे है। इस हाईवे के ऊपर एक सर्टेन विड्थ है जिसके ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, और इस हाईवे का साइज़ हमने बढ़ाना है। जो हाईवे का साइज़ हमें पाकिस्तान में मिला गया है वो बाकी दुनिया से बहुत कम है। इसको हम काफ़ी इसके ऊपर हम डिस्कशंस कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ, PTA के साथ, हुकूमत के साथ, कि हमें मज़ीद स्पेक्ट्रम रिलीज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ से फिर जो डिग्रेडेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं और साथ साथ उसके जो स्पीड्स होती हैं, आप उसको बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो विड्थ ही नहीं है हाईवे की, जिसमें अब आज आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में 200 मिलियन के करीब सिमें हैं। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तकरीबन 150 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। जी। सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड का ये मतलब है कि जी आपने जो स्पेक्ट्रम रिलीज़ करना था सर्विसेज के लिए वो रिलीज़ नहीं हुआ। तो अभी भी उम्मीद यही है कि ये अब रिसेंटली एक मर्जर अनाउंस हुआ है टेलीनॉर और PTCL का, इसके बाद हो सकता है कि स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन अगले 1-2 महीने में हम देख सकें, और उसके बाद मज़ीद स्पेक्ट्रम मिलेगा जिससे शायद हम अपनी सर्विसेज तेज़ी से बेहतर इसमें एक तो जो इंटरनेट की आप बात करें, ऑब्वियसली आप लोग एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी, उनके एंड से भी कुछ इशूज़ रहे, और मैं बताऊं कि ज़रूरत इस वक्त इस हद तक है इसकी कि आपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की, जो जेन अल्फ़ा और जेन Z है, ये तो इनका तो बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस मुल्क में इंटरनेट ठीक नहीं चल सकता वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली जिस एज में हम दाखिल हो रहे हैं वहाँ इंटरनेट के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकेगा। लेकिन फिर ये इतना वक्त क्यों लग रहा है कि स्पेक्ट्रम की हम बात पिछले कई सालों से सुन रहे हैं? आपने जैसे बड़ी अच्छी मिसाल दी, एक हाईवे है उसको आपने ब्रॉडन करना है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या टेलीकम्युनिकेशन को कोई कॉस्ट का इशू है, वो लेना नहीं चाह रहे, वजह क्या है इसकी? देखिए, कॉस्ट पे तो आप बाद में जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ मॉडल्स हो सकते हैं, आप एलोकेट कर सकते हैं, आप ऑक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक ऑक्शन से हट के एलोकेशन की तरफ चले गए हैं। जो उसकी पेमेंट होती है वो आप 5 साल के बजाय 15 साल में ले सकते हैं। आई थिंक ये सारी रिकमेंडेशंस हमने एज टेलीकॉम ऑपरेटर्स हुकूमत को इस पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है आपका गवर्नमेंट के साथ? देखिए, हमने तो रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। आई थिंक शायद कुछ और मसले थी क्योंकि पिछले 1.5 साल से इस चीज़ को हम बता रहे हैं, और आई थिंक हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जिधर अब मज़ीद टावर्स लगाने से
सर्विसेज बेहतर नहीं हो सकती। अब आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा 200-300 मीटर के बाद भी टावर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कंजेशन आ जाती है। सही है। उस कंजेशन की ये वजह है कि आपके पास स्पेक्ट्रम काफ़ी नहीं है। सो ये, और ख़ास तौर पे पिछले 1-2 सालों में आपने ये भी देखा है कि स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, आप डेटा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में आखिरी ऑक्शन 5 साल पहले हुई थी, पिछले 5 साल से आज तक जो हमारा डेटा है वो 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसी विड्थ के ऊपर जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एक हाईवे है, उस हाईवे में ट्वाइस एज मेनी कार्स हैं, तो जाहिर बात है फिर वो कार्स उतनी तेज़ी से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, कंपनीज के लिए कोई कॉस्ट बैरियर नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, उनको कोई कॉस्ट का इशू नहीं है, या फिर इसके बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना पड़ेगा, ये इशूज नहीं है। कॉस्ट तो तब आएगी जब हमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिलेगा, उसकी कंडीशंस पता चलेंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कॉस्ट जो है वो सही मायनों में ये देखी जाती है कि मुल्क की क्या कॉस्ट है। अगर हम तेज़ इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करते तो मुल्क कितना सफ़र करता है, ये कॉस्ट मुल्क ने बर्दाश्त करनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नहीं। हमारी जो रिकमेंडेशंस वो यही रही हैं कि देखें जी, हमें इस स्पेक्ट्रम को आप रिलीज़ करें, जिस तरह कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी अपने इक्विपमेंट में, उनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, वो टैक्सेस ज़्यादा देंगी, आप उन टैक्सेस से पैसे पूरे करें, बजाय ये कि शुरू में आप ऑक्शन से पैसे ले लें और फिर हमें जो इन्वेस्ट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी में हम वो ना कर सकें। जो एक विजन है हुकूमत का डिजिटल नेशन का, और उसमें वो चाहते हैं कि IT एक्सपोज बढ़े, फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं, तो उसके लिए तो ये बुनियादी नेसेसिटीज़ है ना। बिल्कुल, देखें स्मार्ट नेशन की तरफ हम कर रहे हैं हुकूमत के साथ मिल के, उसके एम्बिशंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। हाँ। सिर्फ ये है कि जो हम थोड़ी बहुत तनकीद करते हैं वो यही करते हैं कि जो जिस पेस से हमें फ़ैसले करने हैं वो ज़रा तेज़ होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत सारी जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये 1 साल पहले भी कर रहे थे जी। अगर हम स्पेक्ट्रम की किल्लत आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये 18 महीने पहले भी की गई है। तो ये वाली वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें तेज़ी से आगे बढ़ाना और इसी तरह दुनिया हम देख रहे हैं कि 5G की तरफ बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में एस भी जब हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है जो ब्रॉडबैंड की कॉस्ट है, तो फिर वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा 5G ऑक्शन? देखिए, आज थोड़ा सा इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। अक्सर जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ इंटरनेट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें बेहतर इंटरनेट मिले, तेज़ मिले, मुनासिब कीमत पे मिले, पूरे पाकिस्तान में मिले। ये मार्केटिंग शाउट्स होती हैं 3G, 4G, 5G वेंडर्स की, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। अगर आप कस्टमर के लिहाज से सोचें तो कस्टमर कहता है जी मुझे तेज़ इंटरनेट चाहिए। हाँ। अच्छा, तेज़ इंटरनेट का मैंने अभी आपको थोड़ा सा जिक्र किया है। स्पेक्ट्रम आप खोलेंगे तो आज हम 4G भी 20 गुना ज़्यादा स्पीड पे दे सकते हैं। सही है। अगर आज हमें 20 गुना तेज़ इंटरनेट मिल जाए और सारी जगह चल रहा है तो कोई 5G की बात नहीं करेगा। Obviously 5G will be faster than 4G. Theoretically yes. Theoretically जी, in actual नहीं है ऐसा। लेकिन नहीं, एक्चुअल भी हो सकता है। एक्चुअल में आप Depending on your spectrum. Well, not only depending upon your spectrum। देखें 5G के साथ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। बहुत सारे कम लोग हैं पाकिस्तान में, 1-1.5% के करीब जिनके पास 5G हैंडसेट है। तो फिर आपका हैंडसेट का बैरियर आ जाएगा। अगर हम पूरे मुल्क के बारे में सोचते हैं तो अगर किसी बंदे ने पहले 60-70 हज़ार रुपए का फ़ोन लेना है तो हम ऑलरेडी इलीट की बात करना शुरू कर देते हैं। सही है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, हुकूमत का तो इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली लाइसेंस की एक फ़ी होगी, हुकूमत उससे इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करेगी। मेरा ख्याल है हुकूमत जो है अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रही है। आई डोंट थिंक दे आर फोकस्ड ओनली ऑन कि जी लाइसेंस फ़ी से पैसे बनाएंगे। हुकूमत ये सोच रही है कि अगर हम ब्रॉडबैंड और इंटरनेट बेहतर करेंगे तो उससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा। अगेन मैं वही मिसाल देता हूँ कि इंटरनेट जो है वो आजकल की बिजली है। सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी इंटरनेट के ऊपर चलती हैं। वो पुरानी थिंकिंग होती थी कि जी हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन से बहुत सारे पैसे बनाएंगे, अभी ले लिया, क्योंकि जो पुराने आपने मेरे नज़रिए से गलत फैसले हुए हैं, हमने अप फ्रंट पैसे ले लिए और आज आप देख रहे हैं जिस तरह आपने खुद कहा है कि जी हमें इंटरनेट अच्छा नहीं मिल रहा। सही। तो उसका फ़ायदा तो क्या? आप कह रहे हैं कि उनके व्यू है कि एक तो लॉन्ग टर्म में हमें टैक्सेस भी मिलते रहेंगे और दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतर होगी उससे। एब्सोल्युटली। देखिए, ये मुल्क की नेसेसिटी है, हमें बेहतर इंटरनेट करना। ये दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट वर्सेस एन इन्वेस्टर काइंड ऑफ ए थिंग कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। वी हैव टू कलेक्टिवली लुक एट कि मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में हो। सही। आमिर इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।